8-15 नेपोलियन महान। वह दिसंबर का सबसे ठंडा दिन था। आधी रात का वक्त था। दूर दूर तक सैनिकों के तंबू लगे हुए थे। हजारों सैनिक मौत के घाट उतर चुके थे। घायल सैनिक दर्द से कराह रहे थे। खुले मैदान में हवा के तेज झोंके बर्फ की तरह लग रहे थे। नेपोलियन की फौजें लगातार गोले बरसा रही थीं। काफी प्रयत्न करने के बाद नेपोलियन के सैनिक शत्रुओं की फौजों को पीछे नहीं हटा सके थे। नेपोलियन बुरी तरह घबरा चुका था। उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। उसके सैनिक शत्रुओं की सेना के सामने टूट चुके थे। नेपोलियन को अपनी हार सामने दिखाई दे रही थी। वह जानता था कि अगर उसे कैद कर लिया गया तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ठंड होने के बाद भी उसका सारा शरीर पसीने से नहा चुका था। शत्रुओं की सेना लगातार हमला करती हुई नेपोलियन के तंबू की तरफ बढ़ रही थी। शत्रुओं की सेना का आक्रमण इतना तेज था कि नेपोलियन के सैनिक बचाव के लिए इधर उधर भाग रहे थे। नेपोलियन ने अपने सैनिकों को हिम्मत बंधाई, लेकिन वह असफल रहा। देखते ही देखते नेपोलियन के तंबू को घेर लिया गया। वह बुरी तरह फंस चुका था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कहीं भी बचने का कोई भी रास्ता उसके पास नहीं था। आखिर वीर सम्राट नेपोलियन को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके चेहरे पर क्रोध के चिन्ह उभर आए थे। नेपोलियन को कैद करके फ्रांस के पास एक टापू पर भेज दिया गया। वहां उसका कोई साथी नहीं था। चारों तरफ सशस्त्र सैनिकों का पहरा लगा हुआ था। फ्रांस के सम्राट के जहाज रात दिन टापू के चक्कर लगा रहे थे। फ्रांसीसी सैनिक पूरी निगरानी में लगे हुए थे। नेपोलियन के पास वहां से निकल भागने का कोई रास्ता नहीं था। वह हताश हो चुका था। राजपाट, धन दौलत सब कुछ खोकर भी उसने अपने आत्मविश्वास को नहीं खोया था। रात का समय था। भयंकर तूफान चल रहा था। चारों तरफ गहन अंधकार छाया हुआ था। आधी रात के समय पानी की नन्ही नन्ही बूंदें आसमान से गिरने लगी थी। फ्रांस के सैनिक तूफान की मार से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। अंधेरी रात में किसी को किसी की चिंता तक नहीं थी। सब अपने अपने बचाव में लगे हुए थे। नेपोलियन अंधेरी रात में वहां से भाग जाने की तरकीब में उलझा हुआ था। वह बड़ी सावधानी से सैनिकों से लुकता छिपता टापू से बाहर आ गया था। वातावरण पहले से अधिक डरावना था। तूफान की गति पहले से अधिक तेज हो गई थी। हवा के तेज झोंके बार बार उसको आगे बढ़ने से रोक रहे थे, लेकिन संघर्ष करता हुआ वह समुद्र के तट पर आ पहुंचा। समुद्र की लहरें दूर तक उठती हुई किनारों से टकरा रही थी। फौजी जहाज पानी से उछलते हुए आपस में टकरा रहे थे। समुद्र में एक भयंकर हलचल मची हुई थी। नेपोलियन कुछ देर किनारे पर खड़ा सोचता रहा। दूसरे क्षण उसने एक छलांग लगाई और समुद्र की लहरों में समा गया। तूफान आ जाने से आगे बढ़ना उसके लिए कठिन हो रहा था। बड़ी कठिनाई से तैरते हुए वह एक जहाज में सैनिकों की नज़र बचाकर बैठ गया। कुछ देर बाद जहाज सुरक्षित फ्रांस के बंदरगाह के तट पर जा लगा। काफ़ी रात गए सैनिकों को उसके टापू से भाग जाने की सूचना मिली। फ्रांस के सम्राट को भी इसकी सूचना दे दी गई थी। बस फिर क्या था, चारों तरफ उसकी खोज होने लगी। समुद्र में उसी समय सैकड़ों जहाज नेपोलियन की तलाश करने के लिए चल पड़े थे। पनडुब्बियों का समुद्र में एक जाल सा बिछ गया था, लेकिन उस समय तक नेपोलियन फ्रांस की धरती पर पहुंच चुका था। नेपोलियन के फ्रांस लौट आने का समाचार जंगल में आग की तरह फैल गया था। नया शासक इस समाचार को सुनकर बुरी तरह बौखला उठा। वह जानता था कि नेपोलियन से टकराना कोई खेल नहीं है। जब उसने सुना कि नेपोलियन पुनः गद्दी पर अधिकार करने के लिए पेरिस की ओर चला आ रहा है, तो उसने भयभीत होकर अपनी सारी सेना पेरिस नगर की सीमा पर भेज दी। नेपोलियन जब पेरिस पहुंचा तो वह नए सम्राट के सैनिकों को देखकर कांप उठा। सैनिकों की एक सशस्त्र टुकड़ी उसी ओर चल पड़ी, लेकिन उसके हजारों सैनिक अपने सेनापति की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे। नेपोलियन ने साहस बटोरा और वह आगे बढ़ने लगा। नए सम्राट के सैनिक बराबर उसकी तरफ आंधी तूफान की तरह बढ़ रहे थे। तभी अचानक सेनापति ने गोली चलाने का आदेश दिया। हजारों लाखों सैनिक बंदूकें तान कर नेपोलियन को अपना लक्ष्य बना चुके थे। गोलियों के छूटने से पहले ही नेपोलियन ने ललकार कर कहा, कौन अपने सम्राट पर गोली चलाएगा? मेरे सैनिकों, चलो, पेरिस को जीतना है। सम्राट नेपोलियन की जय से आकाश का सीना छलनी हो उठा। सैनिकों का उत्साह दोगुना हो गया था।
उन्होंने हवा में गोलियां दागकर अपने सम्राट का स्वागत किया। सिपाहियों का इस तरह का रुख देखकर नया सम्राट भाग खड़ा हुआ। उसे अपने प्राणों की चिंता हो उठी। हजारों सैनिक हवा की तरह पेरिस की तरफ दौड़ पड़े। गोलियों की आवाज़ों से वातावरण सुन्न होकर रह गया था। सैनिक आंधी की तरह भाग रहे थे। नेपोलियन ने पेरिस की राजगद्दी संभाल ली, लेकिन नए सम्राट का कहीं पता नहीं था।